ठीक है। ठीक है, देखो आगे अब ये आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन और देखो इसमें डेंसिटी ऑफ methanol and CCl4 are respectively. Density of methanol and CCl4 are respectively 0.5 and 1.2 gram per ml. Find their active mass. ध्रुव, आवाज आ रही कि मेरी? हाँ, आपको मेरी आ रही, लेकिन मुझे आपकी नहीं आ रही। ठीक, कोई दिक्कत। Density of methanol and CCl4 are respectively 0.5 and 1.2 gram per ml. Find their active masses. इसका तो है तो मेथनॉल का तो 1/60। देखो एक्टिव मास क्या होता है? मोल्स बाय वॉल्यूम होता है ना। तो मोल क्या क्या लिख सकते हो? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, और ये वॉल्यूम है ना। वेट वॉल्यूम है ही, लेकिन ये लीटर में है, ध्यान रखना। तो आपको या तो एक काम करो, इस ग्राम पर एमएल को ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर दो, या इसको एमएल में कन्वर्ट करो के ऊपर 1000 लगाना पड़ेगा फिर आपको। तो भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी काम हो सकते हैं। तो देखो एक्टिव मास को मैं यूं कर सकता हूँ, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट तो ग्राम में होता ही है, वॉल्यूम को मैंने मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया? एमएल में। एमएल में कन्वर्ट करने के बाद ऊपर क्या लगाना पड़ रहा है? 1000 कर दिया, और ये दे ही रखा है उसने आपको। ये क्या होती है? वेट बाय वॉल्यूम इन एमएल क्या होती है? डेंसिटी होती है ना। दे ही रखा है, ये दे रखा है। ये डाल दो 0.5 इधर, 0.5 इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। इससे एक्टिव मास आ जाएगा मेथनॉल का। आई नहीं है बात समझ? ये दे ही रखा है उसने, डेंसिटी दे रखी ना। डेंसिटी होती है क्या है? मास बाय वॉल्यूम। ये रहा आपका मास, ये रहा आपका वॉल्यूम। और डेंसिटी किस में दे रखी है? ग्राम पर एमएल में। ये भी ग्राम पर एमएल में। तो एक्चुअली में डेंसिटी दे रखी है, ये वाली जो चीज है ये डेंसिटी है। लिख लीजिए, डेंसिटी दे रखी है। अब डाल दो वैल्यू।
है ना। एक्टिव मास क्या हो जाएगा? 100/6. हाँ एक्टिव मास है ना, तो 0.5। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? मेथनॉल का मॉलिक्यूलर वेट 12 + 4 16 है ना, और 16 + 16 32 होगा। 32 × 1000, ये होगा 15.6 आ जाएगा। सिमिलरली इसका एक्टिव मास हम जब निकालेंगे, डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.2 1000, और मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है CCl4 का? 71 + 71 + 12 कितना हुआ देखें? 154, तो ये हो जाएगा 7.79। तो इस तरीके से एक्टिव मास के क्वेश्चंस आते हैं, या तो सीधा मोल दे देगा, लीटर दे देगा, या वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से निकाल लेना, या अगर वो भी नहीं देता, थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाता है तो डेंसिटी से निकाल, डेंसिटी दे देगा। ठीक है। अच्छा, अभी आपको पता है एक इक्वेशन होती है PV = nRT, होती नहीं होती? कोई कंटेनर है, उसके अंदर 2 मोल गैस पड़ी हुई है, इस टेम्परेचर पे है ना, और वॉल्यूम पता है, तो प्रेशर निकाल सकते हो, पता है ना। PV = nRT, सपोज 2 मोल गैस है इसके अंदर, कंटेनर के अंदर, टेम्परेचर जो है सपोज 180 केल्विन पर है, और आर के लिए आप डाल सकते हो, क्या होती है 0.082, और वॉल्यूम आपको पता है 2 लीटर वॉल्यूम है, तो इससे गैस के अंदर, इस कंटेनर के अंदर कितना प्रेशर वो निकाल सकते हो, ये तो चीज आपको पता है। क्या कहलाती है वाली इक्वेशन? आइडल गैस इक्वेशन होती है ना, ये आपने पढ़ रखी है, आइडल गैस इक्वेशन होती है। अब देखो इसमें PV = nRT होता है, और ये N/V क्या होता है? देखो क्या होता है, एक्टिव मास ही होता है N/V। ये एक्टिव मास होता है, कुछ नहीं होता, ये N/V क्या है? एक्टिव मास होता है, ध्यान रखना एक्टिव मास होता है। ठीक है। ठीक है, तो एक्टिव मास क्या हो जाएगा? P/RT। P/RT क्या हो गया? एक्टिव मास। P/RT क्या हो गया? एक्टिव मास हो गया। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इक्विलिब्रियम शुरू हो रहा है। हम समझेंगे कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है ना, इक्विलिब्रियम या डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यहाँ जो इक्विलिब्रियम का टाइप होता है ना, वो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है हम ये समझेंगे। ठीक है, तो सपोज एक कंटेनर है, कंटेनर है, इसमें हम रिएक्शन कौन सी रिएक्शन करवा रहे हैं, A+B गिव्स C+D, ये रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इनिशियली हम क्या लेंगे, ओनली क्या लेंगे, ओनली A+B लेंगे, क्या लेंगे? तो इनिशियली हम लेंगे, इनिशियली
only A and B are taken. सर वॉल्यूम की टर्म तो अगर इसमें हमेशा ही सेम रहेगी किसी भी इलेक्ट्रेट या प्रोडक्ट के लिए, तो वॉल्यूम को हटाएंगे, तो वॉल्यूम को हटाएंगे इन सब में। उससे क्या होगा? दोनों सब में सेम है ना वॉल्यूम टर्म तो सर, तो वॉल्यूम का मतलब क्या है? नहीं, वो पावर भी तो जाती है ना, ये देखो क्या, अगर आगे लग रहा है तो फिर पावर जाएगी, है ना, अभी आएगी पावर। तो इनिशियली आपने ए और बी लिया है, ठीक है, क्या लिया है? तो इनिशियली ए और बी लिया है, तो बैकवर्ड तो प्रोडक्ट तो है ही नहीं, फिलहाल तो क्या है इसमें, आपने क्या लिया है? केवल ए और बी। तो रिएक्शन क्या चलेगी? केवल फॉरवर्ड चलेगी, क्योंकि सीडी तो है ही नहीं। तो इनिशियल क्या होगा, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी रेट बहुत हाई होगी, क्योंकि रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट है वहां, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट बहुत हाई होगी। और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट क्या होगी? जीरो। अभी है ही नहीं, बैकवर्ड तो कुछ है ही नहीं, तो बैकवर्ड रिएक्शन की रेट क्या होगी? इनिशियली ओनली ए एंड बी एंड टेकन, तो इनिशियली क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट का मतलब स्पीड, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो वेरी हाई होगा, है ना। इनिशियली की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वेरी हाई होगा, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तो जीरो है, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन तो अभी हो ही नहीं रहा, सीडी तो आई है नहीं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वेरी हाई है, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? जीरो होगा इनिशियल। ठीक है, कुछ देर बाद क्या होगा, ए बी सी डी में कन्वर्ट होने लग गया, तो फिर सी डी भी ए बी में कन्वर्ट होने लग जाएगा, यानी बैकवर्ड रिएक्शन की रेट भी बढ़ेगी, ठीक है ना। आफ्टर सम टाइम हम क्या लिखेंगे अब? आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम सी एंड डी ऑल्सो फॉर्म, सी डी बनने लग जाता है, तो बैकवर्ड रिएक्शन ऑल्सो स्टार्ट, फॉरवर्ड तो हो ही रही है, बैकवर्ड रिएक्शन ऑल्सो स्टार्ट, एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होती है, जीरो से बढ़ेगी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगी, क्योंकि पहले तो जीरो थी, क्योंकि सीडी वहां था ही नहीं, अब सीडी बन गया तो एबी में कन्वर्ट होने लग गया, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी, लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो डिक्रीज होगी ना, क्योंकि एबी तो कम हो गया, जब रिएक्टेंट ही नहीं है, रिएक्टेंट कम होने लग गया वहां, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट कम होने लग जाएगी, तो एंड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस। हाँ, सी एंड डी ऑल्सो फॉर्म, सो बैकवर्ड रिएक्शन ऑल्सो स्टार्ट, सीडी बन गया तो बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट होने लग गया, पहले तो सीडी था ही नहीं, इसलिए बैकवर्ड रिएक्शन थी नहीं, सीडी बनने लग गया तो बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा, एंड रेट ऑफ जो एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज होने लग जाएगी, इंक्रीज का साइन लगा दो, एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होने लग जाएगी? इंक्रीज होने लग जाएगी, पहले तो जीरो थी अब इंक्रीज होने लग गई, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होने लग जाएगी, पहले तो बहुत हाई थी, रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट था, लेकिन आप थोड़ा बहुत रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होनी चाहिए। कुल मिला के रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ रही है, जीरो से बढ़ती जा रही है, जबकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होती जा रही है ना। और कुछ समय बाद एट ए टाइम,
एक समय ऐसा आएगा, एट ए टाइम एक समय ऐसा आएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट है वो बैकवर्ड रिएक्शन की रेट के बराबर हो जाएगी। रेट ऑफ क्या आ जाएगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। मतलब जितना ए बी सी डी में कन्वर्ट होता है उतना सी डी ए बी में कन्वर्ट हो जाएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, मतलब जितना ए बी सी डी में कन्वर्ट होता है उतना ही सी डी वापिस ए बी में कन्वर्ट हो जाता है। तो है ना, एट ए टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और इसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। दिस स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। दिस स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है उस स्टेट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। दिस स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, मतलब जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसी रेट से प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब मान लो रिएक्टेंट के 2 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो 2 वापस प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में बन भी जाएंगे। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फिक्स हो गई नहीं। अरे 2 मोल रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, 2 मोल इसमें कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में, तो वापस 2 मोल इधर से बन भी जाएंगे, पैसे भी इतने ही रहेंगे, ये मोल भी इतने ही रहेंगे। जैसे मान लो आप हो, आपको आपको 100 रुपए आपके खर्च हो गए और 100 रुपए वापस आ गए तो आपके अकाउंट में क्या होंगे, इतने ही पैसे होंगे वापस। ठीक है ना, तो वही वाली चीज हो रही है। इट मीन्स ये बोल सकते हो आप इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है। दूसरी चीज एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ reactants and products becomes constant। सेम नहीं होती, कांस्टेंट हो जाती। जितनी रहेगी उतनी रहेगी, चेंज नहीं होगी, समझे ना, सेम नहीं होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। मान लो जैसे आपके पास 500 रुपए थे, आपने 500 में से 100 दे दिए, 100 वापस आ गए, तो आपके पास पैसा तो कांस्टेंट ही है, सेम थोड़ी है, कांस्टेंट है। सेम और कांस्टेंट में अंतर होता है। सेम का मतलब तो होगा कि ए के भी 2 मोल है, बी के भी मोल है, सी के भी मोल है, डी के भी तो 2 मोल। सेम नहीं है, कांस्टेंट है। ठीक है ना, जैसे मान लो इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम अचीव हुआ, सपोज कोई इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। इक्विलिब्रियम अचीव होने के समय ए के 3 मोल थे, बी के 4 मोल है, फिर सी के सपोज 6 मोल है और डी के सपोज 4 मोल है। तो फिर अगर आप 10 घंटे बाद भी देखोगे ना तो इतने ही मोल रहेंगे। कितने मोल रहेंगे, इतने ही मोल रहेंगे, कांस्टेंट ही रहेंगे। सेम की बात नहीं हो रही है, सेम और कांस्टेंट में सेम का मतलब है चारों का सेम, ऐसा ही सेम। ठीक है ना, कांस्टेंट रहते हैं। 10 घंटे बाद देखोगे, 20 घंटे बाद देखोगे, इतने ही मिलेंगे, क्योंकि जिस रेट से ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से ये वापस बन रहा है। ठीक है ना, अब चूंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कांस्टेंट रह गए तो रिएक्शन मिक्सचर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि ना तो ये चेंज हो रहा, ना बी चेंज हो रहा, ना सी चेंज हो रहा, ना डी चेंज हो रहा। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज भी वही रहेगी, जैसे कि डेंसिटी हुई, कलर हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, ये सब चीजें एक बार इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है उसके बाद चेंज नहीं होती, क्योंकि ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, मिक्सचर पे। मिक्सचर तो चेंज हो ही नहीं रहा, मिक्सचर तो वही है, वही ए के मोल, वही बी के मोल, वही सी के मोल, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो लिखो आप एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है ना, यानी दैट इज डजंट चेंज।
दैट इज डजंट चेंज, चेंज नहीं होगी। अब लिख लो आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, after the attainment of equilibrium, physical properties doesn't change. Physical properties कौन कौन सी है? Physical properties doesn't change, such as boiling point, color, है ना? Boiling point, color, density, और refractive index, कोई भी और भी प्रॉपर्टीज वो चेंज नहीं होती। ठीक है ना? ठीक है, ये इक्विलिब्रियम होता है। समझ गए इक्विलिब्रियम क्या होता है? अभी और पूरी चैप्टर में आपको इक्विलिब्रियम पढ़ना है, तो पहले एक बार इक्विलिब्रियम को समझना तो पड़ेगा ना आपको कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है, तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम की सिर्फ वो है ना सर, कंडीशन सर ये वाली। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? सर मतलब चल रहा है, मतलब कोई हाँ, रुका नहीं है ये इट इज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम। लिखो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है ये। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है आपको लगेगा बाहर से देखने पे कि रिएक्शन रुक गया, लेकिन एक्चुअली में रुका नहीं है। रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है, प्रोडक्ट वापस रिएक्शन में कन्वर्ट होता जा रहा है ना। एक तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, जैसे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, मान लो आपके अकाउंट में 100 रुपए पड़े हैं तो बस पड़े हैं। और एक क्या हो रहा है कि आपके अकाउंट से हर हर दिन 10 रुपए जा रहे हैं और आपके अकाउंट में हर दिन 10 रुपए आ रहे हैं। वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो गया, जा भी रहे हैं आ भी रहे हैं उसी तरह। तो ये रिएक्शन रुकता नहीं है, रिएक्शन चल रहा है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता जा रहा है, आपको पता नहीं लग रहा, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज ही नहीं हो रही, ना कलर चेंज हो रहा, ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा। तो आप तो लगेगा कि भाई रिएक्शन रुक गया, खत्म हो गया, लेकिन एक्चुअली में वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन की खासियत होती है। और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है। ठीक है। और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो मोल्स होते हैं या उनकी जो कंसंट्रेशन होती है, एक्टिव मास होती है, वो क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। सेम नहीं होती, कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है। जो मोल लिखे हैं उनकी कंसंट्रेशन, जैसे A के 3 मोल, B के 4 मोल, हाँ कंसंट्रेशन। हाँ, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर देना, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अभी देखो एक दो ग्राफ देखते हैं, छोटे मोटे एक दो ग्राफ देखते हैं। देखो ये देखो, ठीक है ना। जैसे ये है, ये देख लो, ये देखो, ये जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, ये इनिशियली तो क्या था? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या थी? 0 थी, नहीं थी? A प्लस बी लिया था आपने,
एक्सपेक्टेशन क्या थी, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। रेट ऑफ बैकवर्डेशन क्या थी, 0 थी, क्योंकि सी डी तो वहां था ही नहीं। और रेट ऑफ फॉरवर्डेशन बहुत हाई थी, ये रेट ऑफ फॉरवर्डेशन बहुत हाई थी, ठीक है ना। और फिर क्या होने लग गया, रेट ऑफ बैकवर्डेशन 0 से बढ़ने लग गई और रेट ऑफ फॉरवर्डेशन हाई से बिल्कुल कम होने लग गई। और इक्विलिब्रियम जब आया तो रेट ऑफ फॉरवर्डेशन रेट ऑफ बैकवर्डेशन के बराबर हो वही नहीं हुई, ये देखो बराबर हो गई, तो इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। ठीक है, लिख लो, इस डायग्राम बना लो इसका। ठीक है ना, ठीक है। कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी इसको बता सकते हो, डायग्राम बना लिया क्या। देखो इसको कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी आप बना सकते हो।